भारत से विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठे बैठे कैलाश जी को घंटे बीत चुके थे। बेटे का इंतजार करते करते उनकी आंखें सूख गई। अब तो उनके बेटे की आने की आस भी खत्म हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों की घटना एक एक करके उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। अब तो उन्हें आईने की तरह सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि बेटे ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। बेटे की इस हरकत से कैलाश जी अंदर तक टूट चुके थे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले कैलाश जी की पत्नी सरस्वती जी की बरसी थी। उनका बेटा सुधीर और बहू साक्षी सरस्वती जी की बरसी से कई दिन पहले भारत आ गए थे। बरसी का कार्य खत्म होने के बाद आस पड़ोस और सभी रिश्तेदार जा चुके थे, लेकिन उनका बेटा और बहू अभी उनके पास ही रुके हुए थे। कैलाश जी पत्नी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर अपने कमरे में बैठे उनसे बातें कर रहे थे। 1 साल हो गया सरस्वती, ना जाने तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। तुम्हारे बिना एक एक पल काटना बड़ा भारी लगता है। तुम साथ थी तो मेरी ज़िंदगी हरी भरी थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ सूना सूना लगता है। कैलाश जी पत्नी को याद करके विलाप कर रहे थे कि तभी सुधीर अपने बाबूजी के कमरे में आया और बोला, ये क्या बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू? अरे नहीं बेटा, वह बस ऐसे ही। कैलाश जी अपने आंसू छुपाते हुए बोले। सुधीर बोला, बाबूजी एक बात कहूँ आपसे, हम लोग तो विदेश में रहते हैं और आप यहाँ अकेले रहते हैं। कभी कभी तो आपकी बहुत चिंता होती है। क्यों ना आप भी हमारे साथ विदेश ही चलिए। आपके बेटे बहू और आपका पोता विदेश में रहता है तो आप ही यहाँ अकेले क्या करोगे? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम भी आपकी तरफ से निश्चिंत रहेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर कैलाश जी को बहुत अच्छा लगा। बेटे को मेरी कितनी चिंता है और सही तो बोल रहा है। किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरी आंखें बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा भी ना देने पहुंच पाए। यही सब सोचते हुए कैलाश जी बेटे से बोले, बेटा तुम मेरी अकेली संतान हो। अब तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? इसलिए बेटा जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ठीक है। सुधीर बोला, ठीक है तो बाबूजी, फिर आप हमारे साथ चलिए और बाबूजी इस मकान को भी जाने से पहले बेच दीजिए, क्योंकि हम लोग तो अब विदेश में ही रहेंगे। फिर मकान का क्या करेंगे? कैलाश जी सोचने लगे कि इस घर में मैंने अपनी पत्नी के साथ वह पल बिताए हैं जिनको मैं कभी भूल भी नहीं सकता। इस मकान से मेरी पत्नी की यादें जुड़ी है। इस मकान की हर एक चीज़ को मेरी पत्नी ने अपने हाथों से सजाया था। यही सब सोचकर एक बार तो कैलाश जी बेटे से जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर बेटे और बहू के बार बार कहने पर कैलाश जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश जी अपने बनाए हुए मकान को बेचना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो बेटे की बात मानकर कैलाश जी ने अपने मकान को अच्छे दामों में बेच दिया, जिसकी रकम सुधीर ने कैलाश जी से ये कहकर अपने पास रख ली कि बाबूजी विदेश में भारतीय रुपये नहीं चलते, इसलिए वहाँ जाकर इन्हें विदेशी रुपयों में कन्वर्ट करना होगा। कैलाश जी ने मकान के सारे रुपये बेटे के हाथों में सौंप दिए और जो कैलाश जी की बैंक में जमा पूंजी थी वह भी बेटे ने उनसे कहकर निकलवा ली। बेटे पर भरोसा करके कैलाश जी ने अपने सारी संपत्ति बेच दी और अपनी जमा पूंजी भी उसके हाथों में थमा दी। अब वे लोग पेरिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। समय पर सुधीर अपने बाबूजी को एयरपोर्ट पर लेकर पहुंच गया। बाबूजी आप यहीं बैठिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, मैं और साक्षी उन्हें पूरी करके आते हैं, आप यहीं बैठे रहना। कैलाश जी बेटे से बोले, ठीक है बेटा, मैं यहीं बैठा हूँ, पर बेटा थोड़ा जल्दी आना। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत ही यहाँ बैठे रहिए, बस हम लोग अभी आते हैं। कैलाश जी वहीं बैठ गए और अपनी पत्नी को याद करते हुए अतीत की यादों में खो गए। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे, आज उस घर को छोड़कर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। कैलाश जी एक शिक्षक थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। पत्नी के साथ गांव में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा सुधीर ने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं सेटल हो गया।
उसके जाने के बाद सरस्वती जी बीमार सी रहने लगी। इसलिए अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए कैलाश जी ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। वह घर में रहकर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और साथ ही अपनी पत्नी की देख रेख भी करते रहते। गांव में लोग उन्हें मास्टर के नाम से जानते थे। सुधीर बीच बीच में पत्नी और बच्चों के साथ अपने माँ बाबूजी से मिलने आ जाया करता था। एक रात अचानक सरस्वती जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इलाज के लिए कैलाश जी रात को ही पत्नी को लेकर अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद सरस्वती जी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सरस्वती जी के जाते ही अब तो कैलाश जी बिल्कुल अकेले हो गए। अब तक तो पत्नी का साथ था, लेकिन अब तो वह भी छूट गया। सरस्वती जी की मृत्यु के बाद सुधीर कुछ दिन के लिए भारत आया और अपनी माँ की 13वीं से अगले दिन वापस विदेश चला गया। पत्नी के जाने के बाद इस घर में बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाते और जैसे तैसे अपनी पत्नी की यादों के सहारे कैलाश जी हंसी खुशी रहने की कोशिश करते। सरस्वती, देखो हमारे बेटे को विदेश में रहकर भी मेरी कितनी चिंता है। आज वह मुझे अपने साथ विदेश ले जा रहा है। अतीत की यादों में खोए हुए कैलाश जी अचानक से सोच मुद्रा से बाहर आ गए। वह अपनी जगह से खड़े हुए, घड़ी की तरफ देखा तो यहाँ आए उन्हें 2 घंटे बीत चुके थे। उन्हें थोड़ी घबराहट सी होने लगी। पता नहीं सुधीर कहाँ रह गया। बोल कर तो गया था कि थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो पूरे 2 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं आया। कैलाश जी थोड़ी दूर चले और चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा तो सुधीर कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने पेरिस जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, सर, मेरा बेटा यहाँ चेक इन करने के लिए आया था, लेकिन काफ़ी देर हो गई, वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। काउंटर पर बैठे काम कर रहे उस व्यक्ति ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी अंकल, सुधीर शर्मा और श्रीमती साक्षी शर्मा यहाँ पर चेक इन करने के लिए आए थे और करीब 1 घंटे पहले पेरिस की फ़्लाइट निकल चुकी है। उस कार्यरत की बात सुनकर कैलाश जी को बहुत जोरों का झटका लगा। थोड़ी देर बाद कैलाश जी बोले, सर, एक बार दोबारा ठीक से चेक कीजिए, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे भी अपने साथ पेरिस ले जाने के लिए यहाँ लाया था। वह मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। अंकल जी, मैंने 2 बार चेक कर लिया है। जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे, उनमें आपका बेटा और बहू का नाम भी है, और वह लोग कब के जा चुके हैं। कैलाश जी वहीं के वहीं कुर्सी पकड़ कर बैठ गए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, इसका मतलब यह सब एक सोची समझी साजिश थी। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरा साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने में हमने अपना सारा जीवन बिता दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को जीते जी मार दिया, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए हमने अपना सब कुछ लुटा दिया था। आज वही बेटा बीच राह में कैसा धोखा देकर गया है। सरस्वती, तुम मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा यही कहता था कि हमारा एक ही बेटा है और वही पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो हमारी मेहनत और बुढ़ापा दोनों सफल हो जाएंगे। उसकी इच्छा थी विदेश में पढ़ाई करने की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी पढ़ाई में लगा सकूं। मैंने लोगों से कर्ज लिया, खुद भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, ओवर टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और मेरी पत्नी बेचारी सिलाई पर रात रात भर सिलाई पर कपड़े सिलती। अपने जीवन का गुजारा हमने कैसे किया ये हम ही जानते हैं, लेकिन कभी अपने बेटे की पढ़ाई में कमी ना होने दी। हमारे किए का आज कैसा सिला दिया है बेटे ने। सोचते सोचते कैलाश जी फूट फूट कर रोने लगे। अब उन्हें सब कुछ आईने की तरह साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह उनका बेटा सब कुछ बेचकर उन्हें भिखारियों की तरह दर दर भटकने के लिए छोड़ गया। कैलाश जी कुर्सी से उठे और दुखी मन से एयरपोर्ट से बाहर आ गए। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। वह जल्लाद तो मेरा घर संपत्ति बैंक बैलेंस सब कुछ लूट कर ले गया। सरस्वती, मैं गलत था, गलत सोच बैठा कि बेटे को मेरी चिंता है। उसे मेरी चिंता नहीं थी, उसे तो सिर्फ मेरी संपत्ति का लालच था कि किसी तरह सारी संपत्ति उसके हाथ लग जाए। बेटे की हरकत से कैलाश जी अंदर तक टूट चुके थे। उनकी जेब में थोड़े बहुत रुपए रखे थे। उन्होंने एक बस पकड़ी और करीब 2 घंटे में अपनी छोटी बहन कुसुम के घर पहुंच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी छोटी बहन कुसुम ने दरवाज़ा खोला।
अपने बड़े भाई को ऐसी हालत में देखकर कुसुम हैरान रह गई। वह अपने भाई को अंदर ले आई। कुसुम जी के बेटे की बहू रीना ने कैलाश जी के पांव छुए और जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आई और फिर चाय नाश्ता कराया। थोड़ी देर बाद कुसुम कैलाश जी से बोली, भैया क्या हुआ, आप इस तरह अचानक, और आपके चेहरे पर इतनी परेशानी? सब ठीक ठाक तो है ना? कैलाश जी कुछ भी ना बोल पाए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुसुम जी का बेटा विकास भी अपने कमरे से आ गया। कुसुम जी के पूछने पर कैलाश जी बोले, क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। कैलाश जी ने रोते रोते बेटे की सारी करतूत के बारे में बताया, जिसे सुनकर कुसुम और उनके बेटा बहू हैरान रह गए। भैया, आपने और भाभी ने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने अपनी रात दिन एक कर दी, खून पसीना बहा दिया। अरे मैंने तो यह सब अपनी आंखों से देखा है। पर भैया आप चिंता मत कीजिए, इस घर को आप अपना ही समझिए। आप यहाँ निश्चिंत रहिए। हाँ मामा जी, आपको हमारे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुधीर ने जो किया उसे उसके कर्मों की सजा मिल जाएगी। लेकिन आप यह सब सोचकर परेशान मत होइए, यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कैलाश जी बोले, नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो मामा जी? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाले इंसान आज वृद्ध आश्रम में जाने की बात कह रहे हैं। यह घर आपका है और रीना आपकी बहू से भी बढ़कर है। आपकी सेवा में यहाँ कोई कमी नहीं होगी। हमारे रहते हुए आपको वृद्ध आश्रम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुसुम और उसके बेटे ने कैलाश जी को समझाया। कुसुम जी ने अपने भाई के रहने का प्रबंध कर दिया। बहन के घर रहते हुए कैलाश जी को कई दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि विकास अलग कमरे में मोबाइल पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेता है। विकास को पढ़ाते देख कैलाश जी को अपने दिन याद आ गए कि एक समय में वह भी बच्चों को पढ़ाते थे। पढ़ाई इंसान के हमेशा काम आती है और कैलाश जी तो एक अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। जब विकास अपने कमरे से बाहर आया तो कैलाश जी बोले, बेटा एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। अरे क्यों नहीं मामा जी, आपने तो बहुत बढ़िया बात कही। आप तो एक अध्यापक रह चुके हैं। आपको तो गणित और साइंस बहुत अच्छा पढ़ाना आता है। मुझे पता है, जब मैं छुट्टियों में रहने जाता था तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखा था। मामा जी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटे खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप घर में बैठे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। अगले ही दिन विकास ने कैलाश जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। कैलाश जी को गणित और साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अब उन्होंने ऑनलाइन क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके उन्हें खूब अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। अब वह अपना खर्च खुद निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। अब वे पहले से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनके भांजे ने की। कैलाश जी ने अपने कमाए हुए पैसों से एक जगह किराए पर ली, जहाँ उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित और साइंस के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनकी कोचिंग सेंटर में फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते थे वह फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। कैलाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए। देखते ही देखते कैलाश जी ने एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अब उन्होंने उसी जगह पर अपना ही बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया। आज कैलाश जी तो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन उधर उनका बेटा सुधीर, जो अपने ही पिता को धोखा देकर भाग गया था, आज उसी के साथ ही इतना बड़ा कांड हो गया। जो पैसे वह कैलाश जी से हड़प कर ले गया था, उन पैसों से उसने एक फ्लैट खरीदा। लेकिन उस फ्लैट में वह ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। जहाँ उसने फ्लैट खरीदा था वह जगह गैर कानूनी थी और गैर कानूनी जगह की वजह से सरकार ने उन सब फ्लैट को ढा दिया, जिस कारण सुधीर और उसकी पत्नी सड़क पर आ गए। अब जब रहने के लिए घर नहीं तो नौकरी भी कैसे रह पाती।
उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था उन पैसों से उसने अपनी टिकट का इंतजाम किया और दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर भारत वापस आ गए। कुछ दिन तो सुधीर पत्नी के साथ अपने ससुराल में रहा, लेकिन फिर वहाँ भी उसे कुछ खास इज्जत नहीं मिली, क्योंकि साक्षी के मम्मी पापा तो पहले ही गुजर चुके थे और उसके भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। एक दिन जब विकास काम की तलाश में भटक रहा था, तब एक चाय की दुकान पर बैठकर सामने ही अखबार पर कैलाश जी का फोटो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जिसमें उनके कोचिंग से लेकर इंस्टीट्यूट तक की सारी कहानी को बयां किया गया कि कैसे उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पूर्ण जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम है। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें एक अच्छी धनराशि दी जाने वाली है। इस खबर को पढ़कर सुधीर हैरान रह गया। जिस पिता को मैं सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ आया था, आज उन्होंने अपना इतना नाम रोशन कर लिया है कि जगह जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। सुधीर अखबार पर बताए गए पते पर पहुंच गया। कैलाश जी अंदर इंस्टीट्यूट में थे। गार्ड ने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद सुधीर को अंदर भेजा। बेटे को सामने देखकर कैलाश जी के सामने वही दृश्य घूमने लगा जिस दिन बेटा उन्हें अकेला छोड़कर विदेश भाग गया था। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई। मैं घर से बेघर हो गया, भिखारी की तरह सड़क पर आ गया। मेरा सब कुछ छिन गया। मेरे साथ भी विदेश में धोखा हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कैलाश जी बोले, बेटा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा हमेशा काम आता है, लेकिन जो धोखे से पैसा कमाया जाता है वह इंसान के कभी काम नहीं आता। वह एक न एक दिन उसके बुरे कर्मों की वजह से हाथ से निकल जाता है। और रही बेटा माफ़ करने की बात, तो वह तो मैं अपने जीते जी तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जो विश्वासघात तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वह तो मैं अपने अंतिम समय तक भी नहीं भूल पाऊँगा। अपने सगे बेटे बहू के होते हुए बहन और उसके बच्चों ने मुझे सहारा दिया। तभी सुधीर की पत्नी बोली, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। कोई तो सहारा लगा दीजिए हमारा, कुछ पैसों की मदद करके अपने बेटे का काम चलवा दीजिए। कैलाश जी बोले, मेरे पास तुम लोगों के लिए 1 रुपया तक भी नहीं है। काम चलवाने की बात तो बहुत दूर है। अगर तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है तो सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाओ। कुछ ना कुछ तो पेट भरने के लिए तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा, पर मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। कैलाश जी ने गार्ड को आवाज़ लगाई। गार्ड ने उन दोनों को धक्के देकर बाहर कर दिया। बुढ़ापे में पिता के साथ धोखा करके आज बेटा कहीं का भी नहीं रहा। आज उसके पास सर छुपाने के लिए एक छत तक भी नहीं थी। दोस्तों, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।